हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी, SN1 SN2 दोनों के बारे में मैंने बताया था। तो इस हिसाब से हमने जो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी जब स्टार्ट की थी हेलो एल्कीन की, तो हमने 3 रिएक्शन के बारे में बात की थी। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी एलिमिनेशन, तीसरी हमने बात की है रिएक्शन विद मेटल। तो एलिमिनेशन भी मैंने स्टीरियो के बाद में मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें मैंने सेज़ेफ रूल के बारे में आपको बताया, बीटा एलिमिनेशन क्या होता है या डीहाइड्रोहेलोजेनेशन क्या होता है, विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया उसके अंदर। ठीक है, फिर आज लास्ट जो थर्ड जो रिएक्शन अपने पास में वो है रिएक्शन विद मेटल, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो रिएक्शन विद मेटल का मतलब क्या कह रहा है कि बस यहाँ पर कहने का मतलब क्या कह रहा है कि जब मैं हेलो एल्कीन की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाता हूँ, ठीक है, किसके साथ में करवाता हूँ, हेलो एल्कीन की रिएक्शन करवाता हूँ मेटल के साथ में, तो एक क्वेश्चन आता है कि सर बनता क्या है, तो क्या होगा या व्हाट हैपन वाला टर्म के बारे में ये बात करता है कंपोनेंट। तो यहाँ पर है कि सर यहाँ पर जो मैं हेलो एल्कीन लूंगा ना, वो हेलो एल्कीन क्या होंगे, वो ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड होंगे। इसमें X आपका क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और यहाँ मेटल के रूप में अगर मैं बात करूँ तो मेटल में यहाँ पर सोडियम या मैग्नीशियम के बारे में हम बात कर सकते हैं। यहाँ पर और भी मेटल हो सकती है। तो इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पर अब कॉमन सी बात है कि ये कहने का मतलब हेलो एल्कीन कंपोनेंट जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाँ या ना, ऑर्गेनिक है कि नहीं है। और ये क्या है हमारे पास में मेटल। और जब ऑर्गेनिक और कंपाउंड और मेटल जब आपस में जुड़ता है तो इनके कंबाइन होने से बनने वाले कंपाउंड को हमने एक नाम दिया जिसको बोलेंगे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के नाम से हम इसको जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड और जब मेटल आपस में जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक है इसलिए ऐसा होता है। मेटल के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो ऑर्गेनिक प्लस में मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, उसी चीज को समझाने के लिए फिर यहाँ पर एक कंपाउंड की डिस्कवरी की गई। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में डिस्कवर किया गया। ठीक है, किसने, वो सर यहाँ पर विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, ठीक है, तब 1900 के अंदर क्या किया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डिस्कवरी किया। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या किया उसने, डिस्कवर किया। ठीक है, डिस्कवर किया। वो सर कैसे, वो सर जब एक हेलो एल्केन कंपोनेंट की रिएक्शन, हेलो एल्केन है कंपोनेंट की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करवाई जाती है। किसके साथ में, मैग्नीशियम मेटल के साथ में करवाई जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां पर ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मिलता है RMgX। ठीक है, इस RMgX कंपाउंड को हमने क्या नाम दे दिया, क्योंकि बनाया किसने था, ग्रिग्नार्ड ने बनाया था। तो इस बनने वाले कंपाउंड, इस बनने वाले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम दे दिया हमने इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से हमने इसको जाना, RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नाम क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। समझ गए। तो एनसीईआरटी में इसी चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है। बोल सर क्या, बोल सर ये है CH3, ये है CH2, Br की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में करवा दी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, बोल सर ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर। क्या बनेगा, बोल सर ये बना CH3 CH2 MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से इसको जानेंगे। समझ गए मेरी बात को। तो ये बात करी हमने इसको लेकर। ठीक है, तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड के बारे में बात।
अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बना लिया। किसने बनाया? विक्टर मेयर ग्रिग्नार्ड ने बनाया, 1900 में बनाया। कैसा कंपाउंड था? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था। अब अगर सर ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बना है इसकी नेचर कैसी है, तो यहाँ पर पता लगता है कि सर यहाँ पर नेचर की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इसको, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किसकी बात करता हूँ? मैं इसकी नेचर की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ इसको यहाँ पे। यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आया तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी? वो सर इसकी नेचर की। नेचर देखो सर क्या है, वो सर नेचर की अगर मैं बात करता हूँ इसकी नेचर की, तो वो सर नेचर क्या है? वो सर नेचर बता देता हूँ। वो सर ये है अपने पास में R, M, G और X, ठीक है। ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। पर ये कह रहा है कि R और Mg के बीच में होने वाला ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब शेयरिंग से बना है ये बॉन्ड कार्बन और मेटल के बीच में, ठीक है। ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। और इसमें जब चार्ज सेपरेशन की बारी आती है तो मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं? R की तरफ, क्योंकि R कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैग्नीशियम इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पर चार्ज सेपरेशन इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव हो जाएगा, समझ गए। और कोवेलेंट बॉन्ड के साथ साथ ये कंपोनेंट जो होते हैं वो चार्ज सेपरेशन हाईली होने की वजह से ये हाईली कैसे होते हैं? पोलर भी होते हैं, समझे मेरी बात को। फिर बोला Mg और X के बीच में अगर मैं बात करूं तो ये मेटल है, ये नॉन मेटल। तो यहाँ ये जो इंट्रैक्शन इन बिटवीन, यहाँ इन बिटवीन जो इंट्रैक्शन है, ये इंट्रैक्शन कैसा है? यहाँ पर ये जो इंट्रैक्शन होता है ये किस नेचर का है? ये है आयोनिक नेचर का। कैसा है? आयोनिक नेचर का क्या है? ये इंट्रैक्शन है। इन बिटवीन कैसा इंट्रैक्शन है? आयोनिक नेचर इंट्रैक्शन। समझ गए मेरी बात को। फिर ये कहता है कि सर ये नेचर पता लग गई, कोवेलेंट बॉन्ड, ये इन दोनों के बीच में आयोनिक, इन दोनों के बीच में कोवेलेंट, हाईली पोलर होते हैं, आयोनिक नेचर वाले होते हैं। फिर बोलता है कि सर ये हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव मतलब जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी हाइड्रोजन डोनेटिंग कंपोनेंट के कांटेक्ट में जब आता है, हाइड्रोजन डोनेटिंग कंपोनेंट के कांटेक्ट में जब आता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है हाइड्रोकार्बन में। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैं पहले थोड़ी का लिख देता हूँ, फिर मैं उसकी रिएक्शन करके दिखाऊंगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कांटेक्ट में कब आएगा? वो कांटेक्ट में आएगा किसके कांटेक्ट में? बोला हाइड्रोजन डोनेटिंग कंपोनेंट के कांटेक्ट में जब आता है तो ये अपने आप को चेंज कर लेता है किसके अंदर? हाइड्रोकार्बन के अंदर। किस में चेंज कर लेगा? हाइड्रोकार्बन के अंदर। और उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, क्या कि व्हाट हैपन, क्या होगा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कांटेक्ट में आ जाए किसके? मॉइस्चर के कांटेक्ट में। मॉइस्चर मतलब वाटर के कांटेक्ट में अगर आ जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्वेश्चन बनता है व्हाट हैपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कांटेक्ट विद मॉइस्चर, मतलब बोले तो H2O। क्या होगा? मैंने कहा ना आपको H2 है तो कॉमन सी बात है, हाइड्रोजन डोनेटिंग तो होगा। तो बोल सर ये ग्रिग्नार्ड है, ये वाटर है, समझ रहे? वाटर कांटेक्ट में जैसे आएगा तो अपने आप को चेंज कर लेगा RH एल्केन के अंदर, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। कौन? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए ऐसा होता है। और ये बना लेगा MgOH, ये बन गया एल्केन। समझ गए मेरी बात को? यहाँ तक चीजें अपने को क्लियर हो गई होगी। मतलब किसी जगह पे अगर मॉइस्चर है और मॉइस्चर को अगर आपको ट्रेसिंग करनी है कि यहाँ पर नमी है या नहीं है, तो आप क्या करो? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसके कांटेक्ट में लेके आओ और वहां पर आपको क्या बनता हुआ दिखाई देगा? एल्किन बनता अगर दिखाई दे रहा है तो समझ लेना कि उस जगह पे, उस सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंस थी? मॉइस्चर प्रेजेंस थी। तो मॉइस्चर के साथ में क्या कर लेता है? ये रिएक्शन कर लेता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? वो सर यहाँ पर इसी टर्म से रिलेटेड एक अनदर टर्म ऑफ रिएक्शन दे रखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपने 11th में भी पढ़ी थी। इसका नाम है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? इसमें स्मॉलेस्ट हेलो एल्केन कंपोनेंट अपने आप को चेंज कर देता है लार्ज साइज एल्केन के अंदर। किसमें?
लार्ज साइज एल्केन के अंदर सिंपल सी रिएक्शन बोल क्या, जब दो हेलो एल्केन कंपोनेंट की रिएक्शन, ठीक है, सोडियम मेटल के साथ में करवाई जाती है। ये हेलो एल्केन है, ठीक है, क्या है ये हेलो एल्केन है, सोडियम मेटल अपनी दिख रही है, तो इनके साथ में करवाई जाती है। तो सर ये देखो ये हो गया बाहर, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये बनता है एल्केन और NX हो गया बाहर। ये क्या बन गया, एल्केन बन गया बिगर साइज वाला। जिससे एक एग्जांपल मैं ले लूं, ये मेरे पास में ब्रोमो इथेन है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल सोडियम के हैं। इनका काम क्या है, इनका काम क्या होता है कि जो साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर आपको बढ़ानी हो ना, चेन अगर बड़ी करनी हो, तो वहाँ कन्वर्जन में भी वुड्स रिएक्शन कई बार बहुत वेरी करती है, तो आप यूज कर सकते हो अगर हाइड्रोकार्बन घटाना या बढ़ाना है तो, ठीक है। और ये हेलो एल्केन कैसे होने चाहिए, यहाँ पर ये दोनों मिलने वाले कंपोनेंट सिमेट्रिकल होने चाहिए वुड्स के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि अनसिमेट्रिकल होगा तो सर नहीं बनेगा, बनेगा ना, पर वहां पर बनने वाला कंपोनेंट जो होता है वो प्योर एल्केन ही बनेगा, वहां पर मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। और फिर मिक्सचर ऑफ एल्केन जब बनता है तो वहां पर सेपरेशन करने में क्या होती है, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए वहां पर इसको कहना क्या है कि वुड्स कहता है कि भाई यहाँ जब भी आप हेलो एल्केन लो तो दोनों साइड में क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिकल होनी चाहिए, ताकि बनने वाला प्रोडक्ट भी वन टाइप बने, ताकि अपने को सेपरेशन करने में दिक्कत ना हो। अगर दोनों अलग अलग लेंगे तो वहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एल्केन का बनेगा, समझे मेरी बात को, और वहां पर फिर सेपरेशन करने में क्या आएगी, आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर इसलिए सिमेट्रिकल की बात करता है, अनसिमेट्रिकल की बात नहीं करता है। यही चीज देखो, ड्राई ईथर हो गया और ये 2NaBr और ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH3 और 2NaBr और ये बन गया ब्यूट। समझ गए मेरी बात को, ये हो गया रिएक्शन विद मेटल के साथ की कहानी खत्म। क्योंकि आपको चीजें और समझा देता हूं। देखो मैंने क्या कहा कि सर सिमेट्रिकल क्यों यूज नहीं कर सकते। अगर मैं देखो एक तरफ RX लेता, ये सोडियम लेता, फिर RX लेता, तो अब प्रोडक्ट क्या बनता, एक तो बनता R और R' वाला, समझे, एक बनता R वाला, एक बनता R', 3 टाइप के प्रोडक्ट बनते अगर अनसिमेट्रिकल अगर आप यूज करते हैं तो, ठीक है। और जब ये 2 और 3 प्रोडक्ट अगर बनते हैं तो सेपरेशन करने में कॉमन सी बात है, दिक्कत तो आनी है ना, मतलब प्योरिटी नहीं आ पाएगी वहां पर कभी भी, ठीक है। इसलिए सर यहाँ पर वुड्स कहता है कि जब भी आप बात करते हो किसकी बात करो, सिमेट्रिकल की बात करो, ना कि अनसिमेट्रिकल वाले की, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। ये बात करी हमने रिएक्शन विद मेटल के साथ में। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है तो मेरे से पूछेगा जरूर, समझिएगा जरूर, ठीक है। देखो यहाँ तक, ठीक है। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी, अब हम बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन की खत्म हो गई है, अब हम किसकी बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स के बारे में, ठीक है। तो समझ लेते हैं कुछ प्रॉपर्टी, कुछ आज पढ़ लेते हैं, कुछ कल पढ़ लेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी आज है, ठीक है। देखो भाई मिटाओ इसको, चीजें क्लियर हो गई होंगी आप, आई होप, ठीक है। तो ये बात करी हमने किसके बारे में, रिएक्शन विद मेटल के बारे में हमने बात कर लिया, समझ गए मेरी बात को। तो देखो इसके साथ में मिटा दूं, देखो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे, हम हेलो एरिन्स की पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हेलो एरिन्स के अंदर हम पढ़ेंगे एग्जांपल क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर भी पहले बात करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में उसकी कुछ कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखना ये है रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसमें पहली रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ कहता है कि सर जब मैं रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स के अंदर जब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जब बात करता हूँ तो ये कहता है कि सर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में हेलो एरिन की जो रिएक्टिविटी है ना, वो रिएक्टिविटी
हेलो एल्केन से क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं हेलो एल्केन कंपोनेंट जो होते हैं उनका रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में कहीं ना कहीं ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, हेलो एरिन्स के कंपेयर में। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर दिया, क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर कहा गया कि हेलो एरिन कंपोनेंट की रिएक्टिविटी जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कम होती है। तो कम होती है तो बढ़ाई कैसे जाएगी, तो वो भी हम आपको समझाएंगे। समझे मेरी बात को कि कैसे रिएक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, कौन सा ऐसा ग्रुप जोड़े जो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। समझे मेरी बात को। तो वहां पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर दे रखा है ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में, तो कहता है कि सर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होती है हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक के रेस्पेक्ट में, फिर होती है विनाइल वाले की, विनाइल क्लोराइड, ये मैंने आरसीएल ले लिया, ये विनाइल क्लोराइड ले लिया, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा रेफरेंस में, तो सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, और हेलो एरिन्स के रेस्पेक्ट में। और ये है हेलो एरिन, मतलब ये कंपोनेंट। ठीक है, ये विनाइल हैलाइड ले लेता हूं मैं क्लोराइड की बजाय, क्योंकि कॉमन शब्द ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, विनाइल हैलाइड और ये हेलो एरिन्स। ठीक है, तो हेलो एरिन की रिएक्टिविटी सबसे कम। जो कॉन्सेप्ट मैं इसके लिए बात करता हूँ वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इसके लिए बात करूंगा मैं। समझे मेरी बात को। ये आपको अच्छे से पता है कि इन पे 3 लोन पेयर है, इस पे भी 3 लोन पेयर है, तो मतलब लीस्ट रिएक्टिव कौन है, हेलो एरिन। विनाइल से भी कम है। विनाइल से कम होने के पीछे रीजन समझा देता हूँ। ठीक है, मैं इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है उसके कंपेयर में, वो मैं अलग तरीके से बताऊंगा। पहले इन दोनों को समझना कि इन दोनों का रिएक्टिविटी इसका ज्यादा क्यों है, इसका ज्यादा कम क्यों है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम एक कॉमन इफेक्ट देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब जिसके अंदर रेजोनेटिंग फैक्टर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा है, रिएक्टिविटी उतनी कम। तो जब एक कंपोनेंट की अगर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो पहले मैं इन दोनों को समझा रहा हूं। जब मैं इनके कंपोनेंट के अंदर मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो विनाइल हैलाइड में ये रेजोनेंस होता है। तो कितनी रेजोनेंस बनेगी, ये पहली, और ये लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, ये प्लस, ये एक्स। समझे मेरी बात को। ये दे दिया तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा बन गया। वापिस जब चलेगा तो ये बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड कितनी बनती है, 2 रेजोनेंस बनती है। यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ रेजोनेंस होता ही नहीं है। समझे, यहाँ कितनी बनती है, 2। पर जब ये रेजोनेंस करता है तब कितनी बनाता है, वैसे ये जब रेजोनेंस करता है तो कितनी बनती है, ये बनाता है कितनी से, गिनते जाना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से, तो टोटल कितनी बनेगी। ये यहाँ डबल बॉन्ड आ गया देने वाले पे, इसने दिया तो चार्ज का लग गया पॉजिटिव, ये लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होता रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ आया, कितना बना, अच्छा ये बना, यहाँ पर ये बना, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल, यहाँ एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज चल ही रहा है अभी। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये इस कोने पे आएगा। समझिए मेरी बात को, कितना बना, सर ये देखो अपने पास में, ये यहाँ है, ये यहाँ बन गया, देने वाले पे नेगेटिव चार्ज, ये एक्स अभी पॉजिटिव चल रहा है। अब वापस ये यहाँ पर आएगा तो ये वापस यहाँ चला जाएगा। जैसे यहाँ जाएगा कंपोनेंट को लेकर के तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ आ गया ना वापस से अपनी उसी फॉर्म में। तो टोटल रेजोनेंस देखना कितनी है अपने पास में, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आप इसमें रेजोनेंस होती नहीं है। समझे मेरी बात को। इसमें रेजोनेंस है कितनी है, पर इसमें सर कितनी होती है, ओवरऑल 2 रेजोनेंस होती हैं। इसमें कितनी रेजोनेंस है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। टोटल कितनी रेजोनेंस इसमें, 5 रेजोनेंस का है स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, और जब मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस यहाँ पर है, रेजोनेंस अगर है तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या होगी सर, स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी। और जब स्टेबिलिटी अगर मैक्सिमम होगी तो कॉमन सी बात है रिएक्टिविटी सबसे कम होगी कि नहीं होगी। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है सर, लेस हो जाती है, डिक्रीज जाती है। किसके रेस्पेक्ट में, विनाइल के रेस्पेक्ट में भी और
हैलो एल्केन में तो रेजोनेंस ही नहीं है, इसलिए वो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। इन दोनों में रेजोनेंस थे, तो इन दोनों में रिएक्टिव कौन था, ये ज्यादा है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेंस हो रही है, इसमें कितनी हो रही है 5। तो जिसमें मैक्सिमम रेजोनेंटिक करंट जिसमें ज्यादा वेरी करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी अपने पास में, ज्यादा वेरी करेगी। समझे मेरी बात को। तो यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो पूछेगा जरूर मेरे से, देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, समझे, ठीक है। देखो एक बार तो चीज़ों को करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर क्या कर देखेंगे कि हेलो एल्केन, ठीक है, और कौन, हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स। और अगर मैं हेलो एरिन की रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों की रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का टर्म किसका ज़्यादा वेरी करता है, किसका कम करता है, किसका ज़्यादा वेरी करता है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत है, डाउट अगर है तो बताइएगा ज़रूर मुझसे, ठीक है। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, इन दोनों चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाली में मैं कंपैरिजन करवाऊंगा कि हेलो एल्केन का रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होता है हेलो एरिन से। तो उसके पीछे ना कई लॉजिक हैं, रेजोनेंस का लॉजिक है, हाइब्रिडाइजेशन का लॉजिक है, साइज को लेकर लॉजिक है, काफ़ी चीज़ें हैं, पोलरिटी को लेकर लॉजिक है, ठीक है। फिर उसे कुछ एग्जांपल समझाऊंगा मैं, कुछ की रिएक्टिविटी समझाऊंगा, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत समझ में नहीं आया तो आप नेक्स्ट से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। चैनल में बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, धीरे धीरे चीज़ें करते रहें, ठीक है। आगे आगे हम बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।